कि जब हम यूएन को मानते हैं तो यूएन किन्हें आतंकी मानता है? क्या यूएन हमास को और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है? ध्यान से समझना, ये बड़ा बड़ा रोचक तथ्य है। इस रिसर्च को आप अगर समझेंगे तो आपको ये मसला थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बड़ा प्रश्न बनता है कि हिजबुल्लाह का एक आतंकी मारा गया, हिजबुल्लाह का आतंकी मारा गया, ये मैंने 10 बार बोल दिया, हमारी देश की मीडिया ने 10 बार बोल दिया, प्रधानमंत्री खुद आतंक के खिलाफ लड़ाई इजराइल को करनी चाहिए ये बोल चुके। आतंक 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 तो हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप भारत के डॉक्यूमेंट उठाकर चेक करें तो भारत सरकार ना तो हमास को आतंकी मानती है ना हिजबुल्लाह को आतंकी मानती है। संभवतः आप मेरी इस बात को सुनकर बड़े सरप्राइज्ड हो। हम इन दोनों में से किसी को आतंकी नहीं मानते। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा तो ये आतंकी होता क्या है, और आतंकी ऐसा भी होता है क्या कि ये मेरे लिए आतंकी है, तुम्हारे लिए आतंकी नहीं है? जी हां, ऐसा ही होता है। तो पहले आतंकी का अर्थ समझ लीजिए। देखिए, यह माना जाता है कि हथियारबंद लोग या तो वो सैनिक होते हैं या वो आतंकी होते हैं। बोले सैनिक और आतंकी में क्या अंतर है? बोले सैनिक अच्छा राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करते होंगे। नहीं, सेना के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, काम करने के कुछ नियम होते हैं। क्या? सेना सेना को मारती है, सेना किसी सिविलियन को नहीं मारती है। अगर कोई सिविलियन मारा जाता है तो सेना के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है कि आपने किसी सिविलियन को क्यों मार दिया। वहीं आतंकी के लिए कोई नियम नहीं होता। वो किसी आतंकी के नाम पर किसी जनरल मतलब सिविलियन को भी मार सकता है और सेना को भी टारगेट कर सकता है। तो पहला अंतर तो इन दोनों के बीच में ये समझिए। आतंकी के काम करने में सबसे बड़ा तरीका होता है कि वो सामने वाले को डराकर काम करता है। सेना घोषणा करके काम करती है कि हम अब आप पर गोली चलाने आ रहे हैं। अनाउंसमेंट राष्ट्र करता है कि हमारी सेना अंदर एंट्री कर रही है। जैसे जब मैं आपको सेशन कर रहा हूं, इस समय तक 6 घंटे हो चुके हैं, इजरायली सेना बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में अंदर घुस चुकी है। सेना घुस चुकी है, सेना अनाउंसमेंट करती है। हिजबुल्लाह अनाउंसमेंट नहीं करता था। तो आतंक में और सेना में बेसिक सा अंतर यह है कि इनके कोई एथिक्स नहीं होते, नंबर 1, और ये सिविलियंस को टारगेट करते हैं। सेना सिविलियंस को टारगेट नहीं करती। यही कारण है कि इजराइल ने जब हमास पर गोले चलाए थे तो जब सिविलियंस मारे गए तो इजराइल भी दुखी हुआ कि यार हमने सिविलियंस गलती से मर गए। हाँ, ये लोग मरे, लेकिन हम तो हमास को तलाश रहे थे। लोग इजराइल को टारगेट क्यों कर रहे थे? तुमने सिविलियंस मार दिए। बीइंग ए नेशन, अगर तुम भी आतंकी संगठन होते तो तुमसे कोई सवाल ही नहीं करता। सेना है, सरकार है, तो सवाल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इंडिया तो हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं मानता, तो क्या यूनाइटेड नेशंस इन्हें आतंकी मानता है? और किनको मानता है, चलो ये तो बता दो, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशंस की तो मानता है। तो चलिए हम यूनाइटेड नेशंस की आपको वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। आपको यूनाइटेड नेशंस ने जिन्हें आतंकी माना हुआ है उन तक लेकर चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत यूएन को मानता है। तो मैंने आपके लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स निकाली हैं। अब मैं उस लिस्ट को आपके सामने एक बार चला के दिखाता हूं। उस लिस्ट को जब आप देखना शुरू करेंगे तो अल्फाबेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यूएन किन्हें आतंकी मानता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किन्हें आतंकी बनाया है, माना है। तो अल्फाबेटिकली यहां पर आप देखें तो ये ए अल्फाबेट से शुरू होकर के आतंकी चल रहे हैं। ये समूह है जिसमें यूएन अलकायदा को भी आतंकी मानता है। अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला यूनाइटेड नेशंस मानता है। ए अल्फाबेट से चलते हुए आइए, ऐसे ही बोको हराम यूनाइटेड नेशंस इसको आतंकी संगठन मानता है। हक्कानी नेटवर्क यूनाइटेड नेशन, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अलावा और देश जिन्हें आतंकी मानते हैं वो भी लिखा है। जैसे जैश ए मोहम्मद यूनाइटेड नेशंस भी मानता है, इंडिया भी मानता है ना। तो यूनाइटेड नेशंस में जो डेजिग्नेटेड आतंकी समूह है उसमें अगर आप कहीं भी देखें तो एच अल्फाबेट नहीं है। अब यहां आ जाओ अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब जिन्हें यूनाइटेड नेशन नहीं मानता उनमें आ जाओ हमास पर आ जाओ और हिजबुल्लाह पर आ जाओ। मतलब अगर आप इस चीज के अंदर अल्फाबेटिकली चलते हुए आएंगे तो आपको यहां पर हमास और हिजबुल्लाह दिखाई देंगे। देखो ये रहा हमास और इसके आगे कहीं पर भी यूनाइटेड नेशंस नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही हिजबुल्लाह देखिए, यहां पर कहीं पर भी यूनाइटेड नेशंस नहीं लिखा हुआ है और ना ही यहां पर इंडिया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमास के केस में कोई भी यहां पर इंडिया का मेंशन नहीं है और यूएन का मेंशन नहीं है। ऐसे ही हिजबुल्लाह के केस में अगर आप देखें तो यहां पर जीसीसी वगैरह तो सब मेंशन है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी इंडिया और यूएन मेंशन नहीं है। इसका मतलब समझ गए? हुतीज को आप उठाकर देखें तो इसमें भी यूनाइटेड नेशंस मेंशन नहीं है। अर्थ समझ में आया? जिन्हें यूएन आतंकी नहीं मानता, जिन्हें इंडिया आतंकी नहीं मानता, तो आतंक के नाम पर उन पर हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते। तो आतंकियों का हमारे यहां पर बड़ा स्पष्ट विभाजन है। इजराइल ने एक बार हमसे यह कहा था कि आप हमास को आतंकी मानिए। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं मानते हम? क्योंकि हमें उसने आतंकित किया ही नहीं। आपकी दो लोगों की आपस की लड़ाई चल रही है, आप दोनों के क्या रिलेशन है इससे मैं कैसे डिसाइड कर लूं कि आप मेरे लिए भी खतरा हो सकते हो? मुझसे आपके जो रिलेशन है और उससे पूरी दुनिया को जो खतरा है उसके आधार पर आतंकी माने जाते हैं। तो पहला संभवतया आपको कारण यह पता चला होगा कि भारत हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में कोई बयान क्यों नहीं देता। हम मानते ही नहीं है कि ये आतंकी हैं। तो फिर क्या हम इन्हें सिविलाइज्ड लोग मानते हैं? नहीं, हम चुप हैं कि ये होंगे भाई अपने रीजनल ग्रुप्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर एक्टिवेटेड हैं।
जैसे देश के अंदर नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद को अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी ने नहीं रिकॉग्नाइज किया हुआ ना। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने आप से रिजॉल्व कर रहे हैं, दुनिया से थोड़ी मांगते हैं हम। जब हमारे देश में कोई नक्सलवादी घटना होती है तो हम दुनिया से प्रतिक्रिया थोड़ी मांगते हैं, ना ही कभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम ये कहते हैं कि नक्सलवाद से लड़ना चाहिए दुनिया को। नहीं, हमारी समस्या हम निपट लेंगे, आपसे पूछ थोड़ी रहे। आतंक से निपटने के लिए हम सब एक होना चाहते हैं। तो पहला आंसर संभवतः आपको मिल गया होगा कि भारत हमास हिजबुल्लाह में से किसी का समर्थन क्यों नहीं करता, या फिर इजराइल का उस मुद्दे पर समर्थन क्यों नहीं करता, क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए हेडलाइन बनी, जब हानिये मारा गया इंडिया ने अपना साइलेंस बरकरार रखा। हानिये का मारा जाना, हमास के लीडर का माना जाना, हेडलाइन बनती है कि भारत कुछ नहीं बोला। हम मानते ही नहीं थे ना। नितिन गडकरी जी उस समय पर पजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान गए हुए थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले, मर गया होगा। जबकि इंटरेस्टिंग आप सोचकर देखें, मतलब कितना विचित्र था कि पजेश्कियन, मतलब रईसी की मौत के बाद में जब नया राष्ट्रपति ईरान का बना पजेश्कियन, उनके शपथ ग्रहण समारोह में गडकरी जी हैं और वो खड़े, देखो ये भीड़ में बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए, मंत्री है ना इसलिए पीछे की लाइन में है, बाकी प्रथम लाइन में राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान वालों ने यहां पर देखो इस्माइल हानिये को खड़ा रखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में हानिये खड़ा हुआ है। मतलब ईरान इसे हमास का प्रतिनिधि नहीं, इसे फिलिस्तीन का लीडर मानता है, फिलिस्तीन का राष्ट्राध्यक्ष मानता था, और उसी तरह से इसको ट्रिब्यूट दिया गया। तो हम किसको मानते हैं फिर फिलिस्तीन का? महमूद अब्बास को। हम महमूद अब्बास को मानते हैं कि यह है फिलिस्तीन का नेता, हम इसको नहीं मानते। आ गई बात समझ में? तो हम साझा मंच क्यों कर रहे हैं? बहुत सी चीजें ऐसी हैं साहब जिन पे चुप रह के काम चलाते हैं। हम मंच साझा कर रहे हैं, ये देखिए गडकरी जी खड़े हुए, ये खड़े हुए हानिये, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना हैंड शेकिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। बड़ा विचित्र है दुनिया को समझना। ऐसा नहीं होता है 2+2=4 जितना आसान नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत घालमेल है, बहुत सी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि साहब हम इसके पक्ष में और इसके अगेंस्ट में, ना, कुछ नहीं पता हम किसके पक्ष में किसके, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट होती हैं।